चलिए हम आज बताने की कोशिश करते हैं जो भारत का हमारा संविधान है उसमें पूरे संविधान में डॉक्टर भीमराव को ही ज़्यादा महत्व, श्रेय, सम्मान, प्यार क्यों दिया जाता है। चलिए इसके बारे में हम डिटेल्स में जानते हैं। डॉक्टर भीमराव के बारे में एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। देखिए, लोग मानते हैं कि भारत का जो संविधान है वो डॉक्टर भीमराव ने बनाया। लोग मानते हैं जो भारत का संविधान है वो डॉक्टर भीमराव ने बनाया। बिल्कुल नहीं। जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। राइट। जब संविधान सभा के 200 से ज़्यादा लोग थे तो अकेले डॉक्टर भीमराव को ही क्यों सम्मान दिया जाता है? सोचने की बात है। तो डॉक्टर भीमराव को संविधान का निर्माता क्यों बना दिया? देखिए, जब विश्व का द्वितीय युद्ध हुआ था, फिर से सुनिए, जब विश्व का द्वितीय युद्ध हुआ था तभी ये निश्चित हो गया था कांग्रेस तो अब ज़्यादा समय तक भारत में रहने वाले नहीं हैं। कांग्रेस को भारत छोड़ के जाना ही पड़ेगा। वो बहुत ही सोच में पड़ गया था, यदि कांग्रेस चले गए तो भारत को संभालेगा कौन? किसके हाथ में भारत को सौंपूं जिससे भविष्य सुरक्षित रहे भारत का? सिर्फ यही सवाल का जवाब पाने के लिए एक दल दिल्ली पहुंची। एक दल दिल्ली कब पहुंची थी? 23 मार्च 1946 को एक कैबिनेट मिशन दिल्ली पहुंची। उसमें 3 नेता थे जो कि 3 देशों से थे। कैबिनेट मिशन स्टैफर्ड किम्स और एबी एजेंडर। ना कि ये नॉर्मल कोई आदमी थे। कैबिनेट मिशन जो है वो ब्रिटिश भारतीय सेना में एक अधिकारी रह चुके हैं। यहाँ से 3 नेता गए जो कि दिल्ली पहुँचे। वहाँ पे पक्ष विपक्ष दोनों विपक्षों में बात की, बात बहस हुई। बात करने के बाद, समझौता होने के बाद ये तय हुआ। कांग्रेस ने बोला ठीक है, मैं हार जाता हूँ तो मैं संविधान आपको लौटा दूँगा, हार जाऊँगा तो मैं संविधान आपको लौटा दूँगा। तो फिर भारत सोचा यदि संविधान को लौटा दिए तो मैं संविधान को किसके हाथ में सौंपूं? 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन इस निष्कर्ष पर पहुंचा। मतलब बात होने पे बाद, और 16 मई 1946 पर इस निष्कर्ष पर पहुंचा, यदि इस स्थान पर पहुंचा कि भारत में आज़ादी के बाद अंग्रेज भारत को सत्ता संविधान सौंप देंगे। चुनाव होगा ये भी तय हुआ। अब ये चुनाव किसका होगा, किसको खड़ा करूं चुनाव में, ये सोचने लगे। फिर काउंटिंग किए सदस्य, क्या तो देखिए कितने सदस्य होते हैं, जिसमें 389 संविधान सदस्य थे। 292 यानी 292 सदस्य प्रांतों से और 93 सदस्य पिछली स्टेट यानी कि रियासतों से होंगे। 25 जून कैबिनेट मिशन इस योजना दर पर पहुंची। आम सहमति बन गई। 29 जून को मिशन वापस लौट गई। फिर से सुनिएगा, 29 जून को एक बार तो किसी भी तरह से निश्चित हुआ, लेकिन फिर से मिशन 29 जून को वापस लौट गई। इसी कैबिनेट मिशन की सिफारिशों के अंतरिक्ष सरकार का गठन हुआ। फिर से रिक्वेस्ट सिफारिश करते हैं, फिर एक सरकार का गठन होता है जिसमें 2 सितंबर 1946 को भारत की अंतिम सरकार बनी। 2 सितंबर 1946 को भारत की अंतिम सरकार बनी और जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री बने। हाँ, फिर से किसी भी तरह सिफारिश हुई, फिर से चुनाव हुआ 2 सितंबर 1946 को, जिसमें से भारत का जवाहरलाल नेहरू पहले प्रधानमंत्री बने। लेकिन इसमें तो भी भीमराव अंबेडकर का कहीं भी नाम नहीं आया। हाँ, जरा सुनिएगा, थोड़ा ध्यान लगा के आगे सुनिए। इससे पहले कैबिनेट मिशन की सिफारिशों पर संविधान सभा के 385 सीटों के लिए जुलाई और अगस्त 1946 में चुनाव हुए। उस चुनाव में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की एक उम्मीदवार थे। हाँ, उस चुनाव में जब हुआ तो उसमें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के एक उम्मीदवार थे। उसमें एक उम्मीदवार थे जो मुंबई से शहडोल काप्ट डेरिसन को उम्मीदवार थे, लेकिन
वो चुनाव हार गए। फिर सुनिएगा, वो चुनाव हार गए। हालांकि महात्मा गांधी से लेकर कांग्रेस और यहाँ तक कि मुस्लिम लीग को लोग भी चाहते थे, मुस्लिम लीग को भी लोग चाहते थे। अंबेडकर को भी संविधान सभा के सदस्य तो होना ही चाहिए। मतलब जो वहाँ के मुस्लिम लोग थे वो सब भी चाहते थे कि संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव को होना चाहिए। बंगाल से भी भीमराव अंबेडकर को उम्मीदवार बनाया गया। मुस्लिम लीग के वोटों के जरिए डॉक्टर भीमराव चुनाव जीत गए। मुस्लिम ने तो डॉक्टर भीमराव को जिता दिए, उनको सदस्य बना दिए संविधान को, और संविधान सभा से सदस्य बन गए। लेकिन अभी तो असली कहानी अब शुरू होगी। जरा फिर से सुनिएगा, असली कहानी तो अब शुरू हो, जिसमें मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन की चुनावी प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। वोट तो दे दिए, डॉक्टर भीमराव जीत गए, लेकिन वो अपनी बातों से फिर से मुकर गए, पीछे हट गए। उसी मुस्लिम लीग ने संविधान सभा में शामिल होने से इनकार कर दिया। इस बीच 6 दिसंबर 1946 को ब्रिटिश सरकार ने यह मान भी लिया कि 2 देश और 2 संविधान सभा बन सकती है। ब्रिटिश सरकार के इस मानवीय भर को मुस्लिम लीग ने अपनी जीत के तौर पर देखा और फिर 9 दिसंबर 1946 को जब संविधान सभा की पहली बैठक हुई, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई, तो मुस्लिम लीग से कोई भी उस बैठक में शामिल नहीं हुए। हालांकि भीमराव अंबेडकर उस बैठक में शामिल थे। मुस्लिम लीग ने मुस्लिमों के लिए अलग संविधान सभा और अलग देश की मांग करती। लाख कोशिशों के बाद भी जब मुस्लिम लीग के लोग नहीं माने तो संविधान सभा ने अपना काम शुरू कर दी। मुस्लिम लोग को मतलब ऐसा नहीं कि उनको छोड़ दिए, मनाने की लाख कोशिश की, लेकिन जब वो नहीं माने तो संविधान पर सब अपना काम शुरू कर दे। तो सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का और अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किए। सच्चिदानंद को 11 दिसंबर को सर्वसम्मति से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष नियुक्त किए गए। सुनिएगा जरा ध्यान से। संविधान सभा की बैठक के 5वें दिन 13 दिसंबर को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में लक्ष्य संबंधित प्रस्ताव पेश किए। वरिष्ठ कांग्रेस ने पुरुषोत्तम दास टंडन ने इसका अनुमोदन किया। हर सदस्य को अपनी बात रखनी थी। शुरुआत तो इसी से हुई कि जब तक मुस्लिम लीग के सदस्य इस सभा में शामिल नहीं होते बात होनी ही नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी मुस्लिम लीग का अड़ियल खौदा देखकर संविधान सभा के ज़्यादातर सदस्य आगे बढ़ने पर राजी हो गए। मतलब खौफा जो मुस्लिम थे वो बहुत ही गुस्से में थे, नाराज थे। ये सब देखकर संविधान सभा के ज़्यादातर सदस्य आगे बढ़ने पर राजी हो गए और कहा कि अब कार्यवाही चलती रहे। फिर 19 सितंबर 1946 वो तारीख जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पहली बार संविधान सभा में बोले। हालांकि उस दिन डॉक्टर अंबेडकर से पहले 20 से 22 और भी लोग जिन्हें बोलना था। राम बहादुर राय अपनी किताब भारतीय संविधान के अनकही कहानी से लिखे हैं कि अंबेडकर 17 दिसंबर को बोलने के लिए तैयार ही नहीं थे। डॉक्टर भीमराव जब भाषण में जब स्पीच दी, वहाँ पे कुछ बातें बोले तो बोलने के लिए तैयार नहीं थे। वो तो ये सोच कर बैठे थे कि अभी 20-22 लोग हैं, ये लोग बोलेंगे, फिर मेरा नंबर आएगा तो मैं भी बोलूँगा। लेकिन नहीं, उनको पहले ही बुलाया गया, क्योंकि उन्हें पता था कि उसने पहले भी लोग बोलने वाले हैं जिन्हें उनका नाम तो अगले दिन भी आ सकता है। हम तैयारी करके अगले दिन बोल सकते हैं। लेकिन और लोगों को पीछे छोड़ते हुए 17 दिसंबर को ही संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने डॉक्टर अंबेडकर को बोलने के लिए आमंत्रित कर दिए। उस दिन डॉक्टर अंबेडकर बोले और
खूब बोले और ऐसा बोले कि उनका कहा इतिहास हो गया। बकौल राम बहादुर राय की किताब भारतीय संविधान की अनकही कहानी, डॉक्टर अंबेडकर ने उस दिन कहा, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के झगड़े को सुलझाने की एक और कोशिश जरूर करना चाहिए। इतना मनाने के बाद भी मुस्लिम नहीं आए। फिर भी डॉक्टर भीमराव ने बोले, नहीं, अभी हमें एक दो बार और प्रयास करना चाहिए मनाने के लिए। मामला इतनी गंभीर है कि इसका एक दूसरे दल की प्रतिष्ठा के ख्याल भी नहीं किया जा सकता। जहां राष्ट्र के भाग्य का फैसला करने का प्रश्न हो, वहां नेताओं, दल को, संप्रदायों की शान का कोई मूल्य नहीं रहना चाहिए। वहां तो राष्ट्र को, भाग्य को ही सर्वोपरि रखना चाहिए। उस दिन डॉक्टर अंबेडकर अपने भाषण में समाप्त करते हुए कहा, सख्त देना तो आसान है। फिर से सुनिएगा, भाषण में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा। जहां भी गलती हो तो आप मुझे बता सकते हैं। डॉक्टर भीमराव ने अपने भाषण को समाप्त करते हुए कहा, सख्त देना आसान है, शक्ति देना आसान है, लेकिन बुद्धि देना कठिन। लंबे वाद विवाद के बाद 22 जनवरी 1947 संविधान का लक्ष्य संबंधी प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, जो संविधान के प्रस्तावना का आधार है। लेकिन उस दिन भी मुस्लिम लीग के कोई भी सदस्य संविधान सभा में नहीं आए। फिर और बढ़ गया। जब नहीं आए तो तकरार और बढ़ गया। 13 फरवरी 1947 को पंडित नेहरू ने मांग की, अंतिम सरकार में शामिल मुस्लिम लीग के मंत्री इस्तीफा दे दें। जब लाख बुलाने के बावजूद भी नहीं आए, फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि अंतिम सरकार में शामिल मुस्लिम लीग मंत्री पद से इस्तीफा दे दें। फिर सरदार पटेल ने भी यही दोहराया। इस बीच 20 फरवरी को ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने घोषणा की, जून 1948 से पहले हस्तांतरण कर दिया जाएगा। लेकिन इसके लिए इटली ने शर्त रखी। शर्त ये थी, जून 1948 से पहले संविधान बन जाना चाहिए। यदि ऐसा नहीं हुआ तो फिर ब्रिटिश हुकूमत को विचार करना होगा कि सत्ता किसे सौंपी जाए। ऐसी परिस्थितियों को देखते हुए 28 अप्रैल 1947 को संविधान सभा का तीसरा सत्र शुरू हुआ। अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इटली की घोषणा के बारे में सबको बताया और कहा कि संविधान सभा अपना काम तुरंत ही पूरा करना होगा। इसके ठीक पहले 24 मार्च 1947 को नए गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन भारत आ गए और चंद दिनों में यह तय कर दिया था कि भारत का तो बंटवारा होगा। भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग देश में होंगे। सुनिएगा, यदि उस टाइम पे मुस्लिम लीग आ जाते तो शायद बंटवारा नहीं होता, पाकिस्तान हिंदुस्तान आज साथ में होते। लेकिन अब इसकी वजह से संविधान सभा में फिर से बदलाव होना है। जिस सीट जैसे डॉक्टर अंबेडकर चुने गए थे, वो सीट पाकिस्तान के हिस्से में चला गया। फिर से सुनिएगा, जो सीट में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चुने गए थे, वो सीट पाकिस्तान में चला गया। इस तरह से डॉक्टर अंबेडकर एक बार फिर से संविधान सभा से बाहर हो गए। लेकिन तब तक संविधान सभा के लोगों ने यह तय कर लिया था कि डॉक्टर अंबेडकर को संविधान सभा में रहना जरूरी है। डॉक्टर अंबेडकर का दिमाग इतना तेज चलता था कि सब लोगों ने यह तय किया कि डॉक्टर अंबेडकर को तो रहना जरूरी है। संविधान डॉक्टर भीमराव के बिना अधूरा है। तब बॉम्बे प्रेसिडेंसी को प्रधानमंत्री हुआ करते थे विजय खैर। उन्होंने संविधान सभा के एक और सदस्य और कांग्रेस वर्दी के वरिष्ठ नेता M.R. जयशंकर को इस्तीफा देने के लिए राजी किया। उनकी जगह पर एक बार फिर से डॉक्टर अंबेडकर संविधान, फिर सुनिएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसकी जगह पर आए थे? जयशंकर ने इस्तीफा दिया था, उनकी जगह पर डॉक्टर अंबेडकर ने आए थे। सभी में शामिल हुए। 14 अगस्त 1947 की रात 12 बजते ही संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने ऐलान किया, संविधान सभा
में भारत का शासन अधिकार ग्रहण करना कर लिया। आज़ादी मिलने के बाद और सत्ता का हस्तांतरण संविधान सभा के पास होने के साथ ही संविधान सभा अपने मूल लक्ष्य की ओर आगे बढ़े और इसी समय में 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष के तौर पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम सर्वसम्मति से पास कर दिया। प्रारूप समिति में और भी 6 सदस्य थे: कन्हैया लाल, मणिकलाल, मुंशी मोहम्मद सादुल्ला, अल्लादी कृष्ण स्वामी, अच्छ गोपाल स्वामी, अग्रज नेता खेतान और मित्र थे। 6 लोग और थे, लेकिन उनमें से केवल डॉक्टर भीमराव को ही चुना गया क्योंकि वो सर्वश्रेष्ठ थे, ज्ञानी थे, उनका दिमाग बहुत ही जल्द लगता था। 30 अगस्त 1947 को संविधान सभा में स्थगित कर दिया ताकि संविधान का स्वरूप बनाया जा सके। 27 अक्टूबर से इस प्रारूप समिति ने रोजमर्रा का काम शुरू कर दिया। बाट विचार और बहस के बाद 21 फरवरी 1948 को प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सामने संविधान का प्रारूप रखा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इस मसौदे या प्रारूप को सरकार को मंत्रालय, प्रदेश सरकारों, विधानसभा, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट तक भेजा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इस पद को ऊंचे पद तक भेजा। फिर सुलझाव आप उन पर प्रारूप समिति ने 22 मार्च से 24 मार्च 1948 के विचार विमर्श किया। 3 नवंबर 1948 से फिर से संविधान सभा की बैठक शुरू हुई। 4 नवंबर 1948 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद फिर से संसद बात की संविधान सभा को कहा, यह मसौदा इन समिति ने बनाया है कि जिसे इसी संविधान सभा ने बनवाया था और इसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव हैं। 4 नवंबर को उसी दिन डॉक्टर अंबेडकर ने मसौदे को संविधान सभा के पटल पर रखा। आने वाले समय में कुछ संशोधन भी सुलझाए माने गए, कुछ को खारिज कर दिया गया और फिर 17 नवंबर 1943 को संविधान सभा को अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने घोषणा की, अब हम संविधान के 3रे अध्याय को आरंभ करेंगे। इसका अर्थ था कि अब संविधान बनकर तैयार हो गया है। इसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने मसौदा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर को पुकारा। वह अपनी जगह पर खड़े हुए और कहा, मैं यह प्रस्ताव पेश करता हूं कि संविधान को सभा ने जिस रूप में निश्चित किया है उसे पारित किया गया है। इस प्रस्ताव पर 17 नवंबर 1949 से 25 नवंबर 1949 तक बहस हुई। बताइए, इतने दिन बहस हुई, कितनी कठिनाइयों से ये संविधान हमारे भारत में लागू हुआ। फिर 26 नवंबर को संविधान सभा के अध्यक्ष के तौर पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपनी आखिरी पुष्पोच्चार भाषण किया। भाषण खत्म होने बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने पूछा कि इस प्रारूप के गए यह संविधान पारित किया जाए। पत्रकार राम बहादुर राय अपनी किताब भारतीय संविधान की अनकही कहानी से लिखते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इस सवाल पर ध्वनिमत से संविधान स्वीकृत किया गया। सदन में देर तक तालियां बजती रही और 26 जनवरी 1950 को देश को अपना वह संविधान मिला। उसके लिए हम गर्व से कहते हैं कि हमारा संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है और इसके मानने में बाबा साहब भीमराव को वो योगदान है जिसकी वजह से उन्हें भारत संविधान का निर्माता की उपाधि दी गई है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बहुत लड़ाइयाँ लड़ी और बहुत मुश्किल से उन्होंने अपनी स्टडी भी की। उसके